रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो ऑफिशियल रिलीज्ड मॉडल पेपर है वो। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से निर्देश है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सोल्यूशन नहीं है, केवल मॉडल पेपर है आप लोग के लिए। सबसे पहले देखो, आप लोग जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिल जाता है इसके लिए। 3 घंटे 15 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग मिल जाती है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के दिए जाते हैं और जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के मिल जाते हैं। यानी 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिल जाएंगे और 3 आवर्स आपको राइटिंग के लिए मिल जाएंगे। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। सो दैट इज वाई ये 70 नंबर का आपको पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश इसमें दिए होते हैं। जैसे कि पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपके लिए। दूसरा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सारे प्रश्न आपको करने हैं, कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। और जो स्टार्टिंग के देखो ये 15 मिनट है, ये आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। कोई फॉलो नहीं करता है, बस ये चीजें ना लिखी हुई होती हैं। सारे प्रश्न करना जरूरी है, 15 मिनट पढ़ने के लिए है। पढ़ने भी नहीं जाते, सब लिखना शुरू कर देते हैं। और क्या है कि सारे प्रश्न अनिवार्य भी नहीं है, क्वेश्चन छूट भी जाते हैं बच्चों के। वैसे ये निर्देश है, आप इसे जानते रहिए। तीसरा है कि ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ और खंड ब में विभाजित है। खंड अ में आपको 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पे आंसर शीट पे नहीं लिखना है, ओएमआर शीट पर देना है। देखो ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। खंड अ में आपका ये डिवाइड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा खंड ब में। खंड अ और खंड ब में डिवाइड हो जाएगा। खंड अ आपका 20 मार्क्स को कैरी करेगा और खंड ब जो रहेगा ये आपके 50 मार्क्स को कैरी करेगा। 20 मार्क्स जो है इसके लिए आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, एमसीक्यू 20 मिल जाएंगे। सारे एमसीक्यू एक एक नंबर के रहेंगे। तो ये आपको एमआर शीट पर गोला बना करके रखना रहेगा। गोला बना रहेगा, आपको केवल फिल करना रहेगा कुछ इस तरीके से ना। और इसके बाद ये जो खंड ब वाला आपके सामने होगा, इस खंड ब में आपको 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, यानी कि लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपका रिटन टाइप का होगा, इसको आपको लिखना पड़ जाएगा। तीसरा निर्देश हमारा हो गया। अभी देखो हम चौथे वाले निर्देश की तरफ चलते हैं। चौथा वाला निर्देश आप देखोगे, चौथा वाला निर्देश इसमें क्या होगा, तीसरा वाला हो गया। अब हम चौथे वाले पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देख लो, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। सारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा, कोई भी डाउट होने पर आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक, ये देखो तीसरे निर्देश तक क्लियर हो गया। इसके बाद चलो हम देखते हैं चौथा वाला निर्देश। देखिए अभी चौथा वाला निर्देश आपको क्या कह रहा है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, इसे रंग दिया तो आप इसे ऐसे काट देंगे। आपको इसे काटना नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है, यानी कि पेंसिल से जो आप लिखते हैं तो आपको इसे मिटाना नहीं है ऐसे ऐसे करके। और गलत हो गया, सपोज दैट 4 बोले थे और हमने ये सी वाला सही था बट ए वाले को सही कर दिया। तो अब आप इसे ऐसा नहीं करोगे कि 2 को कलर फिल कर दोगे या फिर इस पे व्हाइटनर लगा दिया और इस तीसरे वाले को सही कर दिया। इसमें से ये कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। देखो खंड अ वाले की बात हो गई, एमसीक्यू 20 मिल जाएंगे। खंड ब जो है ये 50 अंकों का रहने वाला है और इसमें आपको कौन कौन से पार्ट मिलेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न 1 मिलेगा, वर्णनात्मक प्रश्न 2 मिलेगा और इसके बाद मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक जो होंगे उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। 50 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो भी वर्णनात्मक 1 वाले जो प्रश्न रहेंगे वो कितने मार्क्स को कैरी करेंगे वो उसके सामने लिखा होगा।
विवरणात्मक सेकंड वाले प्रश्न जो होंगे वो कितने मार्क्स को कैरी करेंगे वो उसके सामने लिखा होगा। मानचित्र संबंधी कार्यों में मैप रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी मैप में आपको कहाँ पे क्या फिल करना है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके नंबर भी आपको सामने दिए रहेंगे। इसके बाद छठवां वाला निर्देश, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि देखो, एक तो आपको OMR शीट वहां पे मिल जाएगी, OMR शीट फिल करने के लिए। दूसरी आपको आंसर शीट मिल जाती है जिसपे कि आपको लिखना होता है, कॉपी मिल जाती है। तीसरा आपको मैप मिल जाता है। मैप आपको इंडिया का मिल जाएगा जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस के उसको फिल करने रहेंगे। तो यानी ये दो देखो, इनको क्या करना पड़ता है ना, अच्छे से बाइंड करके देना पड़ता है। हो सकता है आपको रस्सी मिल जाएगी या स्टेपलर, जो भी वहां पर अवेलेबल होगा वो आपको दे देंगे, या फिर बोलेंगे कॉपी में अपने कंबाइन कर दो, नाम वो हम उसमें लिखवा देते हैं, कॉपी में कंबाइन कर दो और इसको उसी के साथ संलग्न कर देना होता है आंसर शीट के साथ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दृष्टि बाधित होते हैं, यानी कि देख नहीं पाते, तो उन परीक्षार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए होते हैं। जैसे हम लोग तो देखो नॉर्मल है ना, हम लोग तो प्रश्नों के आंसर दे देंगे, लेकिन हमारे उन भाइयों बहनों का क्या होगा जो कि नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए अलग से है कि आपको मानचित्र कार्य नहीं करना रहेगा, आपको उसके जगह पे लिखने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। ये आपकी देखो जो है जितने भी निर्देश दिए हुए थे वो सारे निर्देश हो गए। ये सारे निर्देश हो गए। अब स्टार्टिंग होगी हमारे प्रश्नों की। प्रश्नों को होपफुली अच्छे से केयरफुली देख करके जाइएगा, बिकॉज ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना आपके एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये मत सोचो कि हाँ हमारे देखो प्री बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन मैटर मिल सकते हैं आपको और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये हमारे निर्देश जितने थे वो सारे निर्देश कंप्लीट हो गए। अब आप लोग के सामने आ जाएंगे कौन से प्रश्न। खंड अ की स्टार्टिंग हो गई हमारे यहाँ से। खंड अ में आपको मिल जाएंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। तो ऐसा नहीं है कि देखो कभी ऐसा हो सकता है ना कि यही 4 जो ऑप्शन रहेंगे ओएमआर में आपको इन्हीं चारों में से भरना होगा, लेकिन आपका जो पैटर्न आया है उसमें ऐसे भी प्रश्न है कि इन चारों में से अगर 2 सही हो गया तो 3 सही हो गया तो इस वजह से आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब आपको ओएमआर में इसको देख के नहीं भरना है, ओएमआर में आपको इसको देख करके भरना है कि देखो ए वाले में क्या है, पहला दूसरा तीसरा, यानी फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। पहले दूसरे तीसरे का मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों चीजें लागू हो गई थी। बी वाले का मतलब है कि इसमें दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला ये सारी चीजें हो जाएंगी। सी का मतलब है पहला वाला दूसरा वाला चौथा वाला हो जाएगा, या फिर डी का मतलब है पहला वाला तीसरा वाला चौथा वाला हो जाएगा। यानी कि इन चारों में से कोई एक नहीं सही है, बाकी 3 सही है। वही आपको अपने ओएमआर शीट पर जो भी आंसर सही होगा उसे आपको फिल करना रहेगा, जो भी सही रहेगा उसे। इसके बाद सारे प्रश्नों को देखते जाइए, जो भी जैसे भी प्रश्न होंगे एक बार उसे हल करते जाइएगा। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए, सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर का मिल जाएगा आप लोग को। देखो पहला प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखेंगे सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंध नहीं है। नेपोलियन संहिता जो है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे नेपोलियन संहिता से संबंध नहीं है। पहला वाला जन्म पे आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। बी वाला कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वाला फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया। तो चारों में से जो भी आंसर राइट होगा, जो भी आप पढ़े होंगे पता होगा, ओएमआर में उसे फिल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है।
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी न किसी सेट में तो ये मिल ही जाएगा। कुछ बच्चे देखो ऐसा बोलते हैं ना, दीदी आपने बोल दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट हमारे सेट में तो ये आया ही नहीं था। देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग ना केवल आपको प्रेडिक्ट करके बताएंगे, कोई एकदम एग्जैक्टली वो पेपर तो आपको दे नहीं सकता कि यही वाला बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। अगर ऐसा ही हो जाए कि सब आपको हम बता ही दे कि देखो यही आ जाएगा, तो फिर तो बोर्ड वाला पागल है कि वो आपको पेपर बना करके देगा ना। देखो क्या करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है जो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से 3 से 4 सेट में तो आएगा ही आएगा। अब वो आपके सेट में आए ना आए ये तो कोई नहीं बता सकता। जो आप फटाक से किसी की वीडियो को क्लिक कर देते हो, हाँ ये बोल रहे हैं यही पेपर आएगा, तो गलत कहते हैं। केवल प्रेडिक्ट किया जा सकता है, एक्चुअल में नहीं बताया जा सकता कि वो क्या होगा। अगला देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी या फिर लाला लाजपत राय जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? जापान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, भारत को या फिर श्रीलंका को? तो सारे ऑप्शन जो है ना आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, वरना आप इसे लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी में लिखे रहिए, आपका ही फायदा होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये हिंद स्वराज वाला जो क्वेश्चन है इसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली जरूर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न हो गया, अभी हम देखते हैं 5वें वाले प्रश्न को। देखो 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर, अभी देखो ये ऐसा है ना, जो हमारा पेपर आने वाला है उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे, मिलान करने के लिए क्या सही है, ये कथन और कारक वाले प्रश्न आ रहे हैं। जैसे 5वें में देखो, क वाला में आपको कथन दे दिया गया है, ख इसका कारण है, कथन और कारण है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए ये वाले ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कथन ये है कि 1928 से 1928 से लेकर के 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी, ये आपका कथन हो गया। अभी कारण इसका क्या है कि 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली थी, तो क्या विश्वव्यापी मंदी की लहर चलने की वजह से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कि क वाला तो सही है, यानी कि हाँ गेहूं की कीमत तो गिर गई थी, लेकिन ख वाला गलत है, यानी कि 1929 से इसके कारण से ये नहीं गिरा हुआ था। दोनों को पढ़िए, जो भी इसका सही होगा आप उसे ही लगाएंगे। बी का मतलब है कि आपका कारण ख वाला तो सही है लेकिन क वाला कथन गलत हो जाएगा। सी का मतलब है कि कथन सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। डी का मतलब है कि कथन आपका सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या करता है, ख की सही व्याख्या करता है, यानी कि डी में आपका दोनों सही हो जाएंगे। तो अभी ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। ओएमआर पर आपको गोलों में भरना रहेगा और ध्यान से करिएगा, कथन कारण वाले प्रश्न आप गलत कर दोगे, सोचेंगे कि ये डी वाला सही है तब तक लगा दिए, सी वाले पर गलत हो गया, इसका मतलब सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी रहेंगी। 5वां प्रश्न हो गया। 6वें प्रश्न पर देखिए, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। ये देखो कभी लास्ट में ऐसे 1 2 3 जो ये आपको दिख जाते हैं ना, ये मार्क्स है, यानी कि इस प्रश्न के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये वही मार्क्स लिखे हुए हैं। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? केवल केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, सामुदायिक सरकार को या फिर एवं भी दोनों? एवं भी दोनों का मतलब है केंद्रीय सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो जो भी सही होगा आप उसे क्या करोगे, ओएमआर में अपने फिल करोगे। 20 तक तो जितने प्रश्न आएंगे 20 तक में सारे आपको ओएमआर पर ही लिखने रहेंगे और 20 के बाद जो आएगा वो आपको सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, तो आंसर शीट में उसका वर्णन करके लिखना रहेगा। कोई डाउट होगा कमेंट करिए, जरूर आंसर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अभी चलो, अभी हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। अवशिष्ट विषय से आपका क्या तात्पर्य है? वे सारे विषय जो कि राज्य सूची के अंतर्गत हैं, या फिर वे विषय जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत है, या फिर अवशिष्ट विषयों से तात्पर्य उन विषयों से है जो कि संघ सूची से है, या फिर अवशिष्ट विषय से ये तात्पर्य है कि ये किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। सूचियां बहुत हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो आपने पढ़ा होगा तो आंसर आपको इसका जरूर पता होगा कि आंसर इसका यही है। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ वी विल जंप एट आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि 4 दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 तो सही होगा लेकिन एक गलत हो जाएगा, तो वो कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुछ टाइम पहले जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था सामाजिक विज्ञान के 100 से भी ज्यादा हम एमसीक्यू को और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए थे। पेपर आधा से ज्यादा आपका वही से बनने वाला है, तो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो सारी वीडियोस को देख डालिए। पेपर इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 8वां तो हो गया। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नोट करते चलिएगा, क्या पता कोई सा प्रश्न एग्जाम में अगर दोहरा देगा ना तो पछताते रह जाएंगे, ये वाला प्रश्न तो दीदी ने बताया था बट हमने सॉल्व ही नहीं किया था, तो फिर हम क्या ही करें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है और इस संबंध में सही कथन कौन सा है। देखो अगर एक सही कथन होगा तो सही कथन है, और ज्यादा होगा तो सही कथन है, ऐसा करके लिख देगा। ऑप्शन नंबर ए है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीजें। देखो ये उपरोक्त सभी है ना, यानी कि ये तीनों सही हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको दिया है कथन है, यहाँ पे बिंदी करके ऐसे लगा के दे दिया है कि कथन है, मतलब ज्यादा भी सही हो सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। किसी प्रश्न में अगर चारों अलग अलग दिए हैं, अगर कहीं कथन है, इसका मतलब हो सकता है कि वो वाला सही हो सकता है, और अगर एक ही पूछा जाएगा तो कोई एक ही सही होगा। वैसा कोई प्रश्न आएगा ना तो आपको वो एमसीक्यू की तुक्का टेक्निक बोलो तो लेकर के आए अगले वीडियो में, बहुत जगह पर काम कर देता है। वैसे आप कहो तो लेकर के आ जाए। क्वेश्चन नंबर चलो 10वें वाले की तरफ चलता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, 10 को। 9वां वाला आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10वें को हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया था। वंस अगेन, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, दल बदल रोकने के लिए किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए किया गया था। क्वेश्चन अगर कोई ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर लगता होगा कि शायद मैं इसका आंसर बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो क्वेश्चन को एक नहीं 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, क्या पता आप उसका आंसर दे पाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जंप करो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, या फिर वायु संरक्षण से।
चिपको आंदोलन में हुआ क्या था कि लोग पेड़ से जाकर के चिपक जा रहे थे कि पेड़ को आपको नहीं काटना है वरना आपको हमें काटना पड़ेगा। और अगर पेड़ों से चिपक रहे थे तो मिट्टी का तो है नहीं इसमें, जल का तो है नहीं इसमें, वायु का तो है नहीं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला वन संरक्षण से संबंधित है, ये राइट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, पेपर का हल चाहिए कमेंट करो, सब हल आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग देख लिए, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। 20 आपको ऐसे ही एमसीक्यू ही मिलेंगे जिसको सॉल्व करना रहेगा। लिखने वाले में एक्चुअली ज्यादा नंबर गेन हो जाते हैं, एमसीक्यू में थोड़े से कम आते हैं, बट वो बच्चे की जो कैपेसिटी है ना उस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे एमसीक्यू में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, कुछ लिखने वाले में ला देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? ऐसी कौन सी कृषि प्रणाली है जो कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर बी रोपड़ कृषि, ऑप्शन नंबर सी बागवानी कृषि या फिर ऑप्शन नंबर डी गहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है? कृषि का प्रसार करने से क्या वनस्पति और प्राणी के का पतन होता है? ऑप्शन नंबर बी वृहद स्तरीय विकास परियोजनाओं की वजह से, ऑप्शन नंबर सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना जो है, या फिर डी है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग नोट कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जंप करें तो क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग कि देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? देखो पेपर बनाने वाला कितना अच्छा है ना, बच्चों पे बेचारा तरस खा गया है। ये देखो नहीं को अंडरलाइन कर दिया है, कितना अच्छा है बेचारा। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, प्रश्न एकदम सेम रहेगा, इस नहीं को आप हटा देंगे तो आंसर बदल जाएगा। इसीलिए इस नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस नहीं के लिए यहाँ नीचे अंडरलाइन कर दिया। कितना अच्छा है पेपर बनाने वाला ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज या फिर स्टील। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। कौन से क्षेत्रक में किसी वस्तु का ज्यादातर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, बस इतने ही प्रश्न आपको एमसीक्यू करने हैं और इसके बाद तो फिर आपको लिखने वाले सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या सम्मिलित नहीं है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या सम्मिलित नहीं है? बैंक, नियोक्ता, सहकारी समिति या फिर जमींदार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? मतलब इसमें से कौन सी चीज के आधार पर हम किसी देश का विकास निर्धारित कर सकते हैं कि कोई देश विकसित है या फिर नहीं है, या फिर वो अभी प्रगतिशील अवस्था में है, डेवलप्ड और प्रोग्रेसिंग स्टेज में, ये मतलब है। ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, औसत साक्षरता स्तर के अनुसार, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार या फिर उपरोक्त सभी चीजों से हम किसी देश के विकास का निर्धारण कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसके जीवन स्तर में? सभी लोगों के जीवन स्तर में, या फिर विकसित देशों के लोगों के, या फिर विकासशील देशों के श्रमिकों के, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, बट क्वेश्चन नंबर 18, 19 को अच्छे से देख लीजिए, फिर 20 वाला हम क्या करेंगे, सारा एक ही साथ में लेकर के समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 वाला आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको आंसर कुछ इस तरीके से देना है, तो इसीलिए हम इसे साथ में लेकर के समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जो कि आपको सुमेलित करने के लिए दे देंगे, यानी मिलान करने के लिए दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में आपको यहाँ से यहाँ मिलाना रहेगा। जिसके साथ जो मैचिंग होगी वो आपको उत्तर के विकल्पों में मिल जाएंगे, वो आपको बताना रहेगा। जैसे कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ए वाला है, एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना। इन चारों में से क्या होगा? उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था, या फिर ऑप्शन नंबर 2 एजेंसी जो कि वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण देती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सूचना पाने का अधिकार है। अच्छा एक बात बताएं, बहुत मस्त सा ट्रिक है, ध्यान रखो। देखो जैसे कि ना ये मतलब इजी से क्वेश्चन होते हैं, आपको इन चारों में से कोई एक भी पता है ना कि इसका ये वाला सही है, बस उसी को पकड़ लो कि इसमें से इसका कहाँ पे मिल रहा है। एक मिल गया ना आपको, तो समझ जाओ चारों सही हो जाने वाले हैं। जैसे देखो बी वाला है एक मार्क। एक मार्क तो आप लोग जानते ही होंगे, सामान उमान लेने जाते होगे तो एक मार्क जो ग्रीन कलर का सिंबल रहता है, खाने वाने की चीजें खाद्य पदार्थों पे बना हुआ होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक मार्क हम लोग जानते हैं कि थर्ड वाला सही हो जाएगा, अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण है। अब आप देखो कि ये जो बी वाला है, यानी कि एक मार्क का मिलान जो इस तीसरे है अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण देने से, तो अब आप देखो कि इस बी का थर्ड वाला कौन से ऑप्शन में दिया है। ये तो ए है, देखो बी का थर्ड वाला यहाँ पे, बी का थर्ड यहाँ पे, बी का फोर्थ यहाँ पे, बी का थर्ड यहाँ पे। अब इसमें से एक ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया कि ये बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि बी का फोर्थ कभी भी नहीं होने वाला। अब बचे हमारे पास 3, इस 3 में से कौन से सही हो जाएंगे? अब देखो सी वाला क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल। अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है ये पहले से रिलेटेड है, यानी कि सी वाला पहले से रिलेटेड है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था से। अब आप देखो कि सी का पहला वाला कहाँ पे है, देखो इसमें सी का चौथा वाला है, यानी कि सी वाला भी गलत हो गया, बी वाला सी वाला हमारा गलत हो गया। अभी हमारे पास ए वाला डी वाला बचा है। अब ए डी में से क्या है, सी का पहला कहाँ पे है, सी का पहला यहाँ पे भी है, सी का पहला यहाँ पे भी है। अब 50-50% का आ गया इसमें। अब देखो भारतीय मानक ब्यूरो आ गया। देखो अभी हम पहले वाले को मिलाते हैं, अब आपको जो भी पता रहेगा आप उसी की मैचिंग करवा दो। जैसे एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना जो है ये आ जाता है आपके सेकेंड वाले से, दूसरे वाले से, यानी कि एजेंसी जो कि वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है। तो अभी देखो कि ए का सेकेंड वाला किस में आएगा, यहाँ पे देखो है नहीं, इसमें ए का चौथा वाला आ जाएगा, यानी कि डी वाला। ए का सेकेंड वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। आपको कोई ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज जिसमें एक ही के चारों दे दिए हुए थे। यहाँ से देखो हमने ए वाला, सी वाला, बी वाला सारा गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आ गया। तो अगर एक दो भी आपको इसमें से पता है ना, अगर इसमें से वो अलग से मिल गए तो आप बता दोगे कि यही वाला आंसर सही होने वाला है। ये हमारे 20 नंबर के जो आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वो सारे हो गए। अभी इसके बाद हम देखेंगे कौन से वाले, जो 50 नंबर के रिटेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के जो रिटेन वाले क्वेश्चन आते हैं हम उनको देखेंगे। ये एमसीक्यू वाला सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा सारा कमेंट कर दीजिएगा, और पेपर का हल चाहिए तो कमेंट करो, सारे पेपर का हल बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लेकर के आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं ना। चलो अभी हम लोग देखेंगे वर्णनात्मक पहला वाला प्रश्न, जिसके की आंसर इसीलिए देखो उसमें निर्देश में सबसे पहले दे दिया हुआ था आपको
कि क्या दे दिया हुआ था? ये दे दिया हुआ था कि जितने नंबर के प्रश्न होंगे वो ऐसे सामने आपको लिख करके दे दिए जाएंगे और जितने शब्दों में लिखना रहेगा वो भी आपको यहाँ पर लिखने के लिए दे दिए जाएंगे। जैसे वर्णनात्मक प्रश्न पहले में ये है जिसका कि आंसर उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखना है। 2 प्रभाव लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे 2 + 2 4 अंक। अथवा के रूप में 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रचार का महिलाओं पे पड़ने वाले 2 प्रभावों को आपको लिखना है। इसके बाद ये तो वर्णनात्मक प्रश्न में पहला वाला आपका हो गया। इसके बाद सेकेंड वाला प्रश्न भी है। सेकेंड वाला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, देखो कोई 2-4 चैप्टर आप एकदम इम्पोर्टेंट वाले याद कर लो ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ऐसे अथवा अथवा वाले प्रश्न आएंगे वो तो भाई हम सारे कर ही लेंगे, अथवा अथवा के रूप में जितने आने वाले हैं। सेकेंड वाला प्रश्न आपको है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट करना है। और अगर ये आपको नहीं आ रहा हो, देखो 4 अंक के, अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में अगला प्रश्न आपको ऐसा मिल जाएगा कि सत्ता के 36 विवरण से क्या आशय है, ये आपको स्पष्ट करना है। तीसरा वाला प्रश्न है कि खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी और गृह विज्ञान ये ऐसे विषय होते हैं कि आप 9वीं पढ़ के जाओ, बस आप घर पे अच्छे से रहते हो, आपको घर की थोड़ी बहुत चीजें पता हो, समाज में आप रहते हो, आप ये सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पास कर लेंगे। जैसे कि खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है, तो क्यों, जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 4-5 में पढ़ा होगा कि खनिज ऐसा होता है, हमें इसे संरक्षण इसलिए करना है क्योंकि हम तो यूज कर लेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या हो जाएगा, अपने लिए तो हमने यूज कर लिया, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना है ना, तो इस वजह से हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और कैसे बचाएंगे ये आपको बताना है। अथवा के रूप में दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो इंसान कहाँ पे जाएंगे, घर तो उन्हें चाहिए ही रहने के लिए, और अगर घर चाहिए रहने के लिए तो पेड़ पौधे काट दो, जंगल काट दो, खत्म कर दो, घर और बिल्डिंग बना करके रहने लग जाओ, तो ऐसे आप करोगे तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जाएगी। और क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप बताओ, अगर आप एक भी दिन स्कूल नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, आप तो भी तो इसका आंसर लिख सकते हो ना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है और इस कथन को स्पष्ट करना है कि आखिर क्यों विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है। अथवा के रूप में आपको दूसरा भी प्रश्न मिल जाएगा देखने के लिए, अगर आपको वो ना आता हो तो अथवा के रूप में आप अगला प्रश्न है कि आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों जरूरी है। आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों जरूरी है, इन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप जागरूक नहीं रहोगे, आपको सामान मिला करके दे दिए जाएंगे, चने में गिट्टी बालू मिला करके आपको दे दिए जाएंगे, देखने में बिल्कुल चने जैसा सेम सेम लगेगा, दांत के नीचे चला गया तो दांत भी चला गया, पैसे भी चले गए, सब खराब हो गया ना। इसीलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है कि आपको एक्सपायरी डेट वाले सामान न मिल जाए और कोई मिलावट वाली चीजें ना मिल जाए, क्योंकि आप वैसा खा लेंगे तो हेल्थ भी खराब हो जाएगा। किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा आपको बताना है। वर्णनात्मक प्रश्न 1 वाला आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न 2 आपके आ जाएंगे, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। पहले वाला जो वर्णनात्मक प्रश्न था उसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना था, मतलब आप 6, 7, 8 लाइन लिख देंगे आधा पेज तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो है 150 शब्दों में देना है, तो 1 से 1.5 पेज आप जरूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखो 6 नंबर के, और 6 नंबर को वैसे ही तो दे नहीं देगा एग्जामिनर आपको, सो दैट इज वाई आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, मारियन और जर्मेनिया कौन थे। मारियान और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरीके से उन्हें चित्रित किया गया उसका एक्चुअल में क्या महत्व था। ये प्रश्न अगर आपको न आता हो, देखो नहीं आएगा तो मैंने बता दिया कि ये प्रश्नों का जवाब मैं दे चुकी हूँ, सारे आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट जाओ, देख डालो, सारे सब आ जाएंगे।
अथवा के रूप में। असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला आखिर क्यों ले लिया था, इसके लिए भी आपको 6 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, और लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट करना है। इंडिया हमारी लोकतांत्रिक देश है, तो आखिर क्यों लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, और लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट करना है। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब ये है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का सरकार। ठीक है, अब इसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे, देश अच्छे से कैसे चलेगा, ये सारी चीजें आपको इसमें लिख करके बता देनी है। बिल्कुल कठिन पेपर नहीं आएगा, इजी पेपर आने वाला है। बट आप पढ़े रहोगे तो, बिना पढ़े बोलो कि दीदी इजी पेपर बता दो, तो बिना पढ़े तो कोई आपको पास तक न करवा पाए, इजी पेपर कहाँ से ही लाएगा ना। देखो 6वां वाला ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अथवा के रूप में क्या मिलेगा कि राजनीतिक दलों का अर्थ स्पष्ट करना है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है, व्याख्या आपको करना है। नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारणों का वर्णन करना है। जल दुर्लभता का सीधा सा मतलब जल की कमी होना, पानी की कमी होना, पानी की कमी होने से कितने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होने वाली है वो सब आपको पता ही है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुख्य कारणों को आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ हम जंप करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण देना है, और ये स्पष्ट करना है कि तृतीय क्षेत्र जो है ये किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो जो तृतीय क्षेत्रक है आपका, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में कैसे सहायता करता है ये आपको बता देना है। अथवा के रूप में विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख करिए। ये आपका जो रिटन वाला था वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब आपको मिलेगा इंडिया का मैप, वो कॉपी में आंसर शीट में नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से एक इंडिया का मैप मिल जाएगा जिसको कि आपको फिल करना रहेगा। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 8वां तक देखो प्रश्न हो चुका है, तो इसीलिए अब 9वां वाला प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें प्रश्न में ए वाला जो होगा वो आपके इतिहास से रिलेटेड होगा, तो इसमें निर्देश सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को भरना है, आधे अंक सही उत्तर देने के लिए और हाफ मार्क्स जो है ये सही स्थानों के अंकन करने के लिए आपको निर्धारित है। पहला है वो स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर आपने सही बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने चित्रांकन सही से कर दिया, आप उसकी मार्किंग सही जगह पे लगा दोगे इंडिया के मैप में, तो हाफ मार्क्स फिर से मिल जाएंगे, यानी कि टोटल ओवरऑल आपको 1 मार्क्स इसके लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वो स्थान जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सेम वैसा ही आपको बताना है। तीसरा है कि वो स्थान जहां पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वो स्थान जहां पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहां पे दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगर आपने पढ़ा है ये सारी चीजें आप नॉर्मल इंसान हो तो आप कर सकते हो। नॉर्मल का मतलब है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई आपको अब नॉर्मलिटी नहीं है आपके अंदर, आप बिल्कुल आराम से इन सारे प्रश्नों को कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दृष्टिबाधित हमारे छोटे भाइयों बहनों के लिए, परीक्षार्थियों, दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी रहेंगे उनके लिए मानचित्र कार्यों के विकल्प के रूप में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, पूरे 1 नंबर केवल आंसर बता के लिख देने पर। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से हुआ था, नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया था, और असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ से हुआ था। ये तो इतिहास से रिलेटेड आपका था। अब 9 का बी वाला भूगोल से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और एज इट इज सही चित्र अंकन के लिए हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 अंक आपको मिल जाएंगे।
कैसे दर्शाना है, सिंबल भी यहाँ पे दिया है। पहला वाला, असम का एक राष्ट्रीय पार्क, ऐसे आपको स्क्वायर बना करके चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाना है। असम का एक राष्ट्रीय पार्क को आपको ऐसे चिन्ह बना करके नाम से ही दर्शाना है। ये तो पहला वाला हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन, जिसको कि आपको ऐसे ट्रायंगल बना करके दिखाना रहेगा, इस चित्र द्वारा नाम से ही दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, देखो कितना मस्त सिंबल है ना, ऐसे आप यहाँ पे बीच में बना दो, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो। बनाने भी आपको ना आए तो गलत करके आ जाओ, लेकिन गलत नहीं करना। इस सिंबल द्वारा नाम से ही दर्शाना है। एक्चुअल में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसीलिए परमाणु का आपको सिंबल ही वैसा दे दिया है। चौथा है, दक्षिणी भारत की एक नदी, नदी देखो ऐसी होती है तो दर्शाना आपको ऐसे ही है, इसी चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाना है। उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र को ऐसे बना करके आपको ऐसे 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 ऐसे, कितना डिजाइनेबल है, ऐसे ऐसे इसी चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाना है। ये आप कर लेंगे। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में ऐसा, पहला है कि असम के एक राष्ट्रीय पार्क का नाम लिखना है, भारत के पश्चिमी तट में स्थित एक पत्तन का नाम लिखना है, या फिर इसके बाद एक्चुअली वो दर्शा नहीं सकते ना, तो लिखना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम बिल्कुल पेपर के लास्ट एंड पे है ना कि कैसे इसको करना है। देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना, या फिर दक्षिणी भारत की एक नदी का नाम लिखना, उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखना। तो ये हमारा जो पेपर है, ये हमारे सारे साइंस वाले पेपर थे, सोशल साइंस के पेपर क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जो ऑफिशियल रिलीज्ड मॉडल पेपर है वो पूरा इसी तरीके से रहने वाला है, पूरा इसी तरीके से। देखो, इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर रिलीज करने का मतलब यही है कि तैयारी आप इसी तरीके से करिए, बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों कि आप लोग को ये सारी वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये मॉडल पेपर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।